हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग चैप्टर वन, जो हमने डिस्कस करा था कंटेंट्स को, तो उसका चैप्टर वन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और प्री हिस्टोरिक टाइम्स को, और हम लोग बेसिकली एक स्टार्ट देंगे। हम लोग समझेंगे हाउ वी आर गोइंग टू डील विथ एंशियंट हिस्ट्री, किस तरीके से और कैसे चीज़ें जो हैं बहुत आराम से याद हो जाएंगी। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो वी विल स्टार्ट प्री हिस्टोरिक टाइम्स। चलो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। बाकी नोट्स वगैरह आपको दिखा दो, वो भी एक छोटा सा नोट्स भी बना दिया जाएगा। ओके। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो था ना, वो स्टार्ट होता है पैलेलिथिक एज से, और वो चलता है आयरन एज तक। ठीक है। पैलेलिथिक एज बेसिकली जहाँ पे भी लिथिक लगा रहेगा, दैट इज रिलेटेड विथ स्टोन, स्टोन एज। ठीक है। तो बोला जाता है चालकोलिथिक एज जो होता है वो कॉपर से रिलेटेड होता है। ठीक है। और नियोलिथिक, चलो तो इसमें फिर लिथिक क्यों लगा हुआ है? सच क्वेश्चंस राइजेस ना, कि पैलियोलिथिक सबसे नीचे लिथिक का, उसके बाद मेसोलिथिक, उसके ऊपर नियोलिथिक। ओके। तो उसके ऊपर चालकोलिथिक है, तो चालकोलिथिक में भी लिथिक क्यों लगा हुआ है? यहाँ से तो पाषाण युग खत्म होना चाहिए, या फिर स्टोन एज खत्म होना चाहिए। बट दैट वाज कॉपर प्लस स्टोन एज, इट वाज नॉट इन ओनली कॉपर एज, दैट्स व्हाई इट वाज चालकोलिथिक। आयरन एज, आयरन ऑटोमेट अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा खोज था। क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे कि हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन तक जो है आयरन का उन लोग को आइडिया नहीं था, तो इस कारण से फिर आयरन एज को डिफरेंटली ट्रीट किया गया। और चालकोलिथिक पीरियड में हम लोग देखेंगे कि प्री हड़प्पन, हड़प्पन है, पोस्ट हड़प्पन एज को भी। ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये बेसिकली इसमें 5 पीरियड होता है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक एंड आयरन एज, जिसके बारे में भी हम लोग ने डिस्कशन किया। इस एज में कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है। टिल आयरन एज देयर वर नो रिटर्न रिकॉर्ड, और कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स मिली भी हैं, तो उनको हम लोग डिसिफर नहीं कर पाए हैं। ओके। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फ्रॉम दिस, एंड जो रिटर्न रिकॉर्ड्स मिली हैं वो कोई स्क्रिप्ट नहीं, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। सो दैट कैन बी काउंटेड एज नो रिटर्न रिकॉर्ड। Archaeological remains from this period are stone tools, pottery artifacts, and metal implements used by prehistoric people. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। पहला पैलियोलिथिक टूल, फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स जो है वो डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा, और उसका नाम है पल्लावरम हैंड। तो पल्लावरम हैंड एक्स जो है, दैट इज अ पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस फ्यूट। और रॉबर्ट ब्रूस जो फूट हैं, इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। ओके। तो प्री हिस्टोरिक का सबसे पहला सामान ये खोजे थे, इसलिए इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। व्हीलर जो है वो भी, उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है बहुत अच्छा रहा है प्री हिस्टोरिक टाइम को लेकर। हिस्टोरिकल सोर्सेज में हम लोग दो तीन सोर्सेज को देखेंगे, उनका एविडेंस को देखेंगे, और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस तरीके से पाया जाता है वो देखेंगे। स्टार्ट करेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग जो इस्तेमाल होता था, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एज को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये ट्री के रिंग्स को डेट करके हम लोग इससे एज का पता करते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर्स, उस समय का जैसे ग्रैंड स्टोन टेम्पल्स, या फिर साउथ इंडिया का, या ब्रिक्स मोनास्ट्री ईस्टर्न इंडिया का, ये सब, और या फिर मेगालिथ जो बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए साउथ इंडिया में, उस तरीके की चीजें, एविडेंसेस जो है वो मिली हैं। ठीक। इससे इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या मिलता है? तो उनके लाइफ स्टाइल के बारे में मिलता है, जैसे पोट्री, पॉटरी जो होता है, या हाउस का कंस्ट्रक्शन का डिजाइन, एग्रीकल्चर, दिस ऑल थिंग्स वेयर लाइक कि इनको हम लोग अगर क्रोनोलॉजिकली
अगर हमें पता चलता है चीजें कि पहले ये आया या फिर ये आया, या वर्टिकल एक्सकवेशन जिसे बोलते हैं, जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मटेरियल कल्चर देता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन बोलते हैं जो एक समय में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की चीजें अगर मिलती हैं, मतलब सेम लेवल पे एक्सकवेट कर रहे हैं मान लो अगर, और 1 किलोमीटर नीचे गए, यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे गए, और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, वहां से 1 किलोमीटर नीचे गए, तो उस समय अगर कोई भी चीज दोनों मिलता है, तो डेट कैन बी काउंटेड हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन में। वो एक पार्टिकुलर कल्चर का कंप्लीट आइडिया देगा कि यहाँ पे कैसा था, वहाँ पे कैसा था, उस कल्चर के बारे में डिटेल्स मिलेगी। वर्टिकल एक्सकवेशन से क्या होता है कि अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलता है, डिफरेंट जनरेशन्स के बारे में पता चलता है। ओके। और इन चीज़ों का पता हम लोग किस तरीके से करते हैं? कार्बन डेटिंग से पता करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी से पता करते हैं, या पत्थरों से भी पता करते हैं। कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, क्या बोलते हैं उसे? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स इज एक्चुअली स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो कॉइन्स का भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस रहा है एज ए एविडेंस, एज ए सोर्स, क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स जो होते थे ना, वो यूज नहीं होते थे कॉइन्स पे। नॉर्मली क्या यूज होते थे? नेम्स ऑफ द किंग्स, या गॉड्स, या फिर तारीख, डेट, यही चीज जो है कॉइन्स पे मिलता था। और इससे क्या होता था, ये उस समय के रिलीजियस, कल्चरल, या इकोनॉमिक, या हिस्टोरिकल, या सोसाइटल लेवल पे कैसा उन लोग का बिहेवियर रहता है, वो अलग अलग समय के क्वाइंस को देखकर पता चल जाता है। ठीक है। तो जैसे किसी गॉड वॉड का, या फिर किसी राजा का, या फिर कुछ किसी रूलर का, अगर कुछ भी है उसके साथ डेट है, तो हमें पता चलता है कि उस समय पे इनका ये एज ए भगवान इनको ट्रीट किया जाता था, या फिर पूजा किया जाता था, या फिर इनको ये वहां पे रूलर थे, या फिर यहाँ पे वो मास्टर थे, या फिर वहां पे वो ट्रेडर थे, मर्चेंट थे, वॉट एवर इट इज। तो हम लोग को वहाँ के सोसाइटल एस्पेक्ट की जानकारी होती है। फिर लोकल एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन थ्रू दिस क्वाइंस, अगर यहाँ का क्वाइंस जो है दूसरे जगह पे मिलता है, तो उससे हम लोग को ये पता चलता है कि हमारा उनके साथ ट्रेड हुआ करता था। मेटा नंबर ऑफ क्वाइंस इंडिकेट्स द लेवल ऑफ ट्रेड। और बहुत ज्यादा क्वाइंस का नंबर भी जो है वो हमें क्या दिखाता है? ट्रेड का वॉल्यूम। ठीक है। नाउ इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन is called epigraphy. Okay. And study of old writings on inscriptions and other records is called paleography. Inscriptions carved on seals, stones, pillars, rocks, copper plates. चलो, इंस्क्रिप्शंस के स्टडी को हम लोग क्या बोल रहे थे? एपिग्राफी। और ओल्ड राइटिंग्स जो इंस्क्रिप्शन पे हुए रहते हैं, उनके स्टडी को बोलते हैं पैलियोग्राफी। तो एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी बोथ आर रिलेटेड विद इंस्क्रिप्शन, बस बट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। पहले इंस्क्रिप्शन जो हमें मिलते थे, वो मिलते थे सील्स पे, स्टोन्स पे, पिलर्स पे, रॉक्स पे, कॉपर प्लेट्स पे, टेम्पल्स के वॉल्स पे, ब्रिक्स पे, इमेजेस पे, या बहुत जगहों पे मिलता है। वो सारे इंस्क्रिप्शन को डिसिफर किया जाता है, क्या बोलना चाहते हैं उस समय के हिसाब से, बहुत जगह जब मिलता है तो उसको कोड को डिकोड किया जाता है। और देन वी ट्राई टू डिसिफर व्हाट द कमांड, या फिर क्या चीज़ बताया गया था, या फिर कोई जानकारी है, कोई इंफॉर्मेशन है। पिक्टोग्राफिक हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, जो हड़प्पा के समय का जो इंस्क्रिप्शन है पिक्टोग्राफी, वो आज तक डिसिफर नहीं हो पाया। ठीक है। और अशोका के पिलर्स में जो इंस्क्रिप्शन का यूज होता था, वो डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज होते थे, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एंड अरामिक। ये इंपॉर्टेंट है वैसे। और हम लोग को इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चलता है कि कोई राजा का कोई अचीवमेंट, या कोई बड़ा ग्रांट्स, या कोई लैंड डोनेशंस, एनीथिंग इस तरीके का चीज, जैसे समुद्रगुप्त या पुलकेशिन के बारे में जो है, उनके कुछ इंस्क्रिप्शंस है जहाँ पे उनके बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो उनसे हमें पता चलता है कि उस समय का रूलर ये था, उसके अचीवमेंट्स वैसे ऐसे थे। सिमिलरली लिटरेरी सोर्सेज, जैसे कि हमारे वेदास, रामायण, महाभारत, स्मृति, इपिक्स,
ये सब जितने भी थे, these were source of information to us, like कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वो हमें सोसाइटी का इकोनॉमी के बारे में बताता है, पॉलिटी के बारे में बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी एट क्लास के बारे में बताता है। पुराण, पुराण जो है हम लोग को आ, गुप्ता रूल तक जो है हम लोग को एक हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन पुराण से मिलता है। वैसे राज तरंगनी कलहन का लिखा हुआ है, ये डिपिक्ट करता है 12th सेंचुरी कश्मीर का स्टोरीज को। तो हमें कश्मीर के बारे में राज तरंगनी का कलहन पढ़ने से, कलहन का राज तरंगनी पढ़ने से हमें काफी इंफॉर्मेशन उस समय का मिलता है। सिमिलरली संगम पीरियड के समय पे संगम लिटरेचर आए, उसमें काफी इंफॉर्मेशन थी साउथ के बारे में, वहाँ के सोसाइटीज के बारे में, वहाँ इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में। हमें तमिलनाडु के एरियाज का, डेल्टाइक एरियाज का एक इंफॉर्मेशन मिलता है। तो लिटरेरी सोर्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री। और ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो बर्च बार्क और पाम लीफ पे लिखे गए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये दोनों, बर्च बार्क और पाम लीफ, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। लिटरेरी वर्क ऑफ कालिदास, अभिजान शकुंतलम, ये भी कालिदास का ड्रामा वगैरह हुआ करता था। तो उस समय के सोसाइटी में जो चलते रहता था, जो भी इश्यूज प्रिवेलिंग होते थे, उन पे ये लोग लिखा करते थे। तो उन स्टोरीज से हम लोग के वहाँ के सोसाइटी का पता लगता है। फॉरेनर्स का अकाउंट जो यहाँ पे एज ए टूरिस्ट या एज ए पढ़ने के लिए कुछ भी आते थे, पिलग्रिम्स बन के आते थे, डिप्लोमेट बन के आते थे, ऑफिशियल हिस्टोरियंस बन के आते थे, तो उनके अकाउंट्स वगैरह या फिर वो कुछ लिखते थे, तो उससे भी हम लोग को काफ़ी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के मिलते हैं। आगे हम लोग शुरू करते हैं अब नाउ द हिस्ट्री और द प्री हिस्टोरिक। अभी तक तो हम लोग एक इंफॉर्मेशन ले रहे थे जहाँ पे हम लोग हाउ वी ट्रीट द सोर्सेज, देयर आर विच व्हाट आर द टाइप ऑफ सोर्सेज, जिससे हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हम लोग ने डिस्कस किया मटेरियल रिमेन्स, किस तरीके का चीज़ें, कुछ भी मिल जाता है तो उसका एज को पता करते हैं। क्वाइंस के बारे में हमने डिस्कशन किया, इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कशन किया, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, और फॉरेनर्स अकाउंट के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग पैलेयोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज, जो सबसे पुराना, पाषाण काल में भी जो सबसे पुराना। तो जैसे हम लोग बता रहे थे कि अगर समझना हो कि किसी को अगर कंफ्यूजन रहता है कि पैलेयोलिथिक एज क्या होता है, मिडिल पैलेयोलिथिक एज क्या होता है और अपर पैलेयोलिथिक एज क्या होता है, कौन पहले होता है कौन लास्ट होता है, तो सबसे पहले देखो, अपर मतलब सबसे ऊपर। तो अपर पैलेयोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक और लोअर पैलेयोलिथिक। तो सबसे पुराना कौन होगा? जो सबसे ऊपर में मिला वो सबसे न्यू होगा, जो सबसे लास्ट में मिला है वो सबसे पुराना होगा। लोअर पैलेयोलिथिक जो हो गया वो सबसे पुराना हो गया, या फिर अर्लीस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज जिसे हम लोग बोल सकते हैं। और इस एज को प्लिस्टोसीन एज भी बोलते हैं, या आइस एज भी बोलते हैं। तो हमारा जो अर्ली पैलेयोलिथिक पीरियड था, उस समय आइस एज हुआ करता था। उस समय कोई भी नॉलेज नहीं था एग्रीकल्चर का। देयर वाज नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, देयर वाज नो नॉलेज ऑफ एनी पॉटरी और बिल्डिंग और समथिंग और एनी मेटल और समथिंग। उस समय बस लाइफ कैसे भी, सर्वाइबिलिटी, जो बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट वाज प्रिवेलिंग दैट टाइम। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भारत के सभी पार्ट्स में पैलेयोलिथिक या पैलेयोलिथिक एज का एविडेंस हम लोग को मिलता है। और पैलेयोलिथिक एज के समय जो लोग हुआ करते थे उनको क्वार्टजाइट मेन भी बोलते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वार्टजाइट मेन का। तो क्वार्टजाइट मेन हुआ क्या क्या होता है? तो क्वार्टजाइट जो बेसिकली होता है ना, एक हार्ड रॉक होता है क्वार्टजाइट। और इसी के लिए उस समय के जो स्टोन होते थे वो उस समय क्वार्टजाइट के बने होते थे, अर्ली पैलेयोलिथिक एज के स्टोन्स। तो उसी के नाम पे जो है उस समय के जो मेन होते थे पैलेयोलिथिक मेन को बोला गया क्वार्टजाइट मेन। तो क्वार्टजाइट मेन्स आर रिलेटेड विद द लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड या अर्ली पैलेयोलिथिक पीरियड। इस पीरियड को हम लोग चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर भी से भी डिनोट करते हैं। तो अगर बोला जाए कि क्वार्टजाइट मेन या चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, हम लोग ये तीन कल्चर देखेंगे। दिस कल्चर आर रिलेटेड विथ टूल्स। तो चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर जो था वो अर्ली पैलेयोलिथिक एज का कल्चर था, जिसके बारे में हम लोग को सबसे पहले सोहान रिवर, जो कि पंजाब में से बहती है, तो वहां से हम लोग को मिलता है। अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान से पंजाब से बहती है सोहान रिवर। तो वहां से हमें चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर के बारे में पता चलता है। सिमिलरली एक होता है हैंड एक्स कल्चर। तो उसी समय पे साउथ में जो चल रहा था, जो मदुरई में इसका एक एविडेंस मिला है,
हैंड एक्स कल्चर का। तो these were the actually tools which were used by early Paleolithic men और क्वार्टजाइट men। ओके, अब ओल्ड स्टोन एज के कुछ फेमस साइट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सोन वैली, कोटवार प्लेट्यू में। उसके बाद है शिवालिक की हिल्स, शिवालिक की पहाड़ियाँ नॉर्थ इंडिया में, जो कि हमारा दिल्ली वगैरह सब कुछ जहाँ जिसमें समा जाता है। उसके बाद एमपी का भीमबेटका, भीमबेटका में गुफाएं हैं जो अर्ली पैलेलिथिक एज के हैं। जब अर्लीस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री हम लोग जो जानते हैं वो भीमबेटका के गुफाओं में पाया जाता है। आदमगढ़ हिल्स नर्मदा वैली में है, वो भी गुजरात के साइड में। कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, और अत्तिरंपक्कम चेन्नई में। हम लोग ये मैप्स वगैरह को भी काफ़ी, यहाँ पे देखो भीमबेटका है, मैप्स वगैरह को भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, उसी चीज़ें याद रहती है। आप लोग भी मैप को देखा करो, ट्राई करो कि उससे आ, बरजोन मेहरगढ़ ये सब सब कुछ जो है हड़प्पन साइड से चिरान, महाकरा, गोल्डीवा, भीमबेटका भी हम लोग जो डिस्कस किए, कुर्नूल के हम लोग जो भी डिस्कस किए। नाउ वी विल टर्न अप टू लोअर पैलेलिथिक एज। ओके, सॉरी, वी वर डिस्कसिंग अबाउट पैलेलिथिक एज, जो कि अब तीन भागों में बढ़ जाएगा। लोअर पैलेलिथिक एज जो कि 5 लाख से 50,000 बीसी तक था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिल पैलेलिथिक एज, जो कि 50,000 से 40,000 बीसी तक था। उसके बाद अपर पैलेलिथिक एज जो 40,000 से 10,000 बीसी तक था। ओके, तो लोअर पैलेलिथिक एज, सबसे पहले हाँ यहाँ पे हम लोग तीनों का अलग अलग इवोल्यूशन देखेंगे। चॉपर चॉपिंग जो था वो पूरे पैलेलिथिक को दर्शाता है, हैंड एक्स टूल्स कल्चर जो है पूरे पैलेलिथिक को दर्शाता है। लेकिन जो अर्ली सुहान रिवर के पास से मिला था चॉपर चॉपिंग, वो अर्ली पैलेलिथिक एज का कल्चर को दिखाता है। तो इनका यहाँ जो टूल्स होता था वो सिंपल चॉपर चॉपिंग टूल्स होता था। और मिडिल पैलेलिथिक टेल्स में जो टूल्स होते थे वो फ्लेक कल्चर्स के टूल होते थे मिडिल पैलेलिथिक में। और अपर पैलेलिथिक में फ्लेक ब्लेड कल्चर हुआ करता था टूल्स। ठीक है, तो फ्लेक कल्चर और फ्लेक ब्लेड कल्चर का क्या अंतर है? तो फ्लेक कल्चर में क्या होता था कि एक मुहा तलवार समझते हो ना, वो होता था। और फ्लेक ब्लेड कल्चर में मतलब समझ लो कि दोनों मुआ, जो खंजर, तो वो होता था। तो ये एक तरह का समझ लीजिए आपकी ये इवोल्यूशन है। हाँ, लैंग्वेज पहली बार कब मिली, कब पाया गया, लैंग्वेज कब इन्वेंट किया जाता है, किस पीरियड में, तो वो मिडिल पैलियोलिथिक पेज में। तो लैंग्वेज के बारे में पहली बार जो हम लोग को एविडेंस मिलता है वो मिडिल पैलियोलिथिक एज से मिलता है। ओके, और हमारा जो होमोसेपियंस जो पहली बार जो ओरिजिनेट हुआ, पहली बार होमोसेपियंस के बारे में जो एविडेंस मिलता है वो अपर पैलियोलिथिक एज से मिलता है। ठीक है, तो दिस वाज द वे हम लोग इवॉल्व करते हैं लोअर पैलेयोलिथिक से अपर पैलेयोलिथिक में। पहले हम लोग को फायर्स के बारे में नॉलेज हम लोग को पता चला था। फायर के बारे में नॉलेज लोअर पैलेयोलिथिक में सबसे पहले अर्ली एविडेंस ऑफ हिस्ट्री जहाँ से मिलती है वहां से हम लोग को फायर का भी एविडेंस मिलता है। हंटिंग और फूड गैदरिंग साथ में होता था। कुछ साइट्स के बारे में डिस्कस अगर करें तो सुहान रिवर जो कि अभी पंजाब में है, और हीरान वैली जो गुजरात में है, और भीमबेटका की पहाड़ियाँ एमपी में जो है, और बेलान वैली मिर्जापुर यूपी में है। ये सब जो है लोअर पैलेयोलिथिक साइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। मिडिल पैलेयोलिथिक जो कि बीच वाला, सोन नर्मदा तुंगभद्रा रिवर का जो वैली है गुजरात के साइड में, वो सब जो है मिडिल पैलेयोलिथिक एज वहाँ पे पाया जाता है। इंडस और झेलम के बीच में जो जगह है, जम्मू कश्मीर से नीचे पंजाब के ऊपर, पुटवार प्लेट्यू, ये भी मिडिल पैलेयोलिथिक एज से रिलेटेड है। सांगहो केव जो कि पाकिस्तान के पेशावर के जगह पे है, सांगहो केव, ये भी मिडिल पैलेयोलिथिक एज से रिलेटेड है। अपर पैलेयोलिथिक एज से अगर कुछ डिस्कस करते हैं तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और सेंट्रल एमपी यूपी में ये पाया जाता था अपर पैलेयोलिथिक एज, जो सबसे ऊपर वाला। तो ये इंडिया के तब मेजरली इनके साइट्स पाए गए हैं, जैसे कुर्नूल में, और साउथ में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, महाराष्ट्र और सेंट्रल एंड साउदर्न यूपी। आगे हम लोग मेसोलिथिक पीरियड या मिडिल स्टोन एज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, अब तक हम लोग पैलेयोलिथिक को डिस्कस कर रहे थे। पैलेयोलिथिक जो कि अर्ली स्टोन एज जिसे हम लोग बोलते हैं। अर्ली स्टोन में एज में भी हम लोग तीन डिस्कस किए, लोअर पैलेयोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक और अपर पैलेयोलिथिक। अब हम लोग मेसोलिथिक पीरियड या मिडिल स्टोन एज के बारे में बात करेंगे, जो कि ट्रांजिशन जहां से लेता है। उसके बाद हम लोग पहली बार जो है जब न्यूलिथिक एज में जाते हैं तो हम लोग को मेटल वगैरह के बारे में जानकारी होता है, और उसके बाद थोड़ा सा इवोल्यूशन अच्छे लेवल पे इंसानों का हो जाता है। मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज, ये एक ट्रांजिशनल फेज था पैलेयोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में। यहाँ पे स्नेक्स
का डिपिक्शन नहीं मिलता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे नहीं जो चीज मिलता है ना उसे यूपीएससी बहुत बार पूछता है। तो यहाँ पे स्नेक्स का डिपिक्शन मेसोलिथिक पेंटिंग्स में नहीं मिलता है। और इंडिया में मेसोलिथिक साइट्स का डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जॉन इवान को। और इनका जो इवोल्यूशन है, फर्स्ट ह्यूमन कोलोनाइजेशन जो है गंगा प्लेन्स का, वो मेसोलिथिक पीरियड में ही होता है, जब हड़प्पन कल्चर से ये लोग शिफ्ट होते हैं। और सिपर नहीं नहीं नहीं, सॉरी, फर्स्ट ह्यूमन कोलोनाइजेशन गंगा प्लेन्स पे जो है वो इस पीरियड में मेसोलिथिक पीरियड में होता है, ठीक है। कुछ साइट्स भीमबेटका, ये सब जहाँ पे पहले से जहाँ सेट हो रखा है, लोग पहले से रह रहे हैं वहाँ पे, तो अब लोग रहेंगे ही ना। तो इन चीज़ों को हमेशा हर जगह पे आप यूज कर सकते हो, जैसे भीमबेटका की पहाड़ियाँ हो गई, या फिर आ, हाँ बाकी एग्जाम अलग से अगर कुछ रखना हो तो आदमगढ़ एमपी का, और लालगंज गुजरात का। ठीक है। न्यूलिथिक पेज, न्यूलिथिक एज हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ये खत्म ही हो रहा है ये चैप्टर। उसके अगले चैप्टर से ये थोड़ा सा एक हल्का सा एक आइडिया के लिए चैप्टर था। देर विल यू विल नॉट गेट मच ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर, बट हाँ ये एक आइडिया रहेगा, तो आपको आगे के क्वेश्चंस, आगे के जो चैप्टर्स हैं उसे एब्जॉर्ब करने में बहुत ईजी रहेगा। क्योंकि जब तक आप कोरिलेट करना नहीं जानोगे, द थिंग इज यू विल नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द फैक्ट्स, और जब तक आप एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकते हो तो वहाँ खिचड़ी बन जाएगा। तो आप एग्जाम में, आपको जब बाद में कोई आंसर बताएगा तो याद आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में याद नहीं आएगा। तो दिस दोज थिंग्स हैपन बिकॉज चीजें आपको एब्जॉर्ब नहीं हो रखी है, चीजों को आपको रिलेट करके नहीं याद रखे हो, एब्जॉर्ब वे में या इनफॉर्मल वे में या फिर प्लान वे में या फिर सो कॉल्ड नॉन स्मार्ट वे में आप चीजों को प्रिपेयर करके रखे हो। न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज, इसका डिस्कवरी जो है डॉक्टर प्रिमरोज इनको जाता है। और इस टर्म को दिया गया था वी जॉर्डन चिल्डे के द्वारा। तो जो हिस्ट्री वगैरह का अगर बीपीएससी में मेंस लिख रहे होंगे या ऑप्शनल रखे होंगे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये रिसोर्स है, क्योंकि उनका अब ऑब्जेक्टिव होता है। तो यू विल गेट मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, जहाँ से आपका इजीली वहाँ पे वो भी हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो यू कैन सी दिस वीडियोस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शन जिनका भी हो। हम्म। तो न्यूलिथिक एज को ना न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन भी बोला गया, क्योंकि इस एज से ह्यूमन के रहने सहने में, मैंस का सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ एक टर्न अराउंड हो गया। अब वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन चुके थे। दिस वाज द पीरियड व्हेन ह्यूमन चेंज फ्रॉम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर। अब उन्हें जानकारी थी एग्रीकल्चर का, अब उन्हें जानकारी था डोमेस्टिकेशन का ऑफ एनिमल्स। तो फर्स्ट टाइम ये सब चीज एग्रीकल्चर के बारे में न्यूलिथिक एज से या न्यूलिथिक एज से मिलता है। और इस कारण से भी, ये आप याद रख सकते हो, इस कारण से भी इसे न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन का टर्म दिया गया था वी जॉर्डन चाइल्ड के द्वारा। ठीक है। इसके पहले जो भी लोग करते थे, लेकिन इसके बाद हर्ट का कॉन्सेप्ट आया, लोग अपने अपनी बस्तियां बना के रहने लगे, कैटल रियरिंग स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो गया। और अर्ली एविडेंस जिनका मिलता है वो है वीट, वार्ली, कॉटन, राइस। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए। ये अर्ली एविडेंस मिलता है न्यूलिथिक एज में, जिनका एग्रीकल्चर के रूप में हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी से ही अर्थनवेयर या मिट्टी का बर्तन का कॉन्सेप्ट भी आ गया था, क्योंकि अब खाना बन रहा है, खाना जमा हो रहा है, तो बर्तन का भी कॉन्सेप्ट आने लगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हुई न्यूलिथिक एज से। कैटल, सीप्स एंड गोट्स वेयर जो अर्ली एविडेंस जिनके मिलते हैं, कैटल्स के, सीप के और गोट्स के। उन लोगों का जो घर हुआ करता था वो रेक्टेंगुलर से और सर्कुलर शेप का हुआ करता था। ठीक है, जो मड्स का और रीड्स का बना हुआ होता था, क्योंकि गांव में अभी भी कुछ कुछ मिलते हैं। टूल्स उनके काफी शार्पर हो गए, सिमेट्रिकल हो गए, पॉलिश्ड हो गए। अब हंटिंग गैदरिंग उनके लिए इजी हो गया। अब वो सिर्फ है जो स्टिक्स वगैरह लेकर नहीं, काफी उनका एडवांस हो गया था हंटिंग गैदरिंग। ओके। इनके साइट्स इनके साइट्स न्यूलिथिक एज के कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो एक आपका कश्मीर वैली में चिरांद है, वहाँ पे कश्मीर वैली में। दूसरा चिरांद है बिहार में, वहाँ पे। और उसके बाद डौजोली हार्डिंग और बेलन वैली यूपी में।
सिमिलरली बुर्जा होम वहाँ पे भी मिलता है, कश्मीर में है। फिर कोल्डी हवा एंड महागरा, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए कोल्डी हवा, महागरा, बुरजान, मेहरगढ़, चिरान, ये सब जगह पे हमारे न्योलिथिक पीरियड के साइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पूरा जो है ये आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, इसमें अधिकतर आपको न्योलिथिक एज के साइट्स मिल जाएंगे। और इसमें कुछ खुद से भी आप है जो ऐड ऑन करना और उसे ध्यान रखना, जो भी आपको लगता है कि इसमें नहीं। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू चाल्कोलिथिक एज या मेटल एज जिसे बोलते हैं, क्योंकि अब तक हम लोग पत्थरों के साथ डील कर रहे थे। नाउ विल डील विथ मेटल्स। तो न्यूलिथिक एज में हम लोग को मेटल्स नहीं मिला था, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट मेटल एज ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं उसे बोलते हैं चारकोलिथिक एज, जब हम लोग को कॉपर मिला था, और स्टोन कॉपर एज जिसे हम लोग भी बोलते हैं। ठीक है, चारकोलिथिक एज जो है वो तीन पीरियड में डिवाइड होता है, प्री हड़प्पन, हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन। तो हड़प्पन जो है वो चारकोलिथिक एज। न्यूलिथिक में हम लोग एडवांस हुए, लेकिन चारकोलिथिक में हम लोग मेटल्स मिला और हम लोग काफी एडवांस हो गए। अब हमने पहले हमने न्यूलिथिक में घर बनाया, ठीक है। चारकोलिथिक में हमने बस्तियां बनाई। न्यूलिथिक में हमने राइस वगैरह ये सब जो है डेवलप एग्रीकल्चर करना सीखा। चारकोलिथिक में हमने एग्रीकल्चर से सबका पेट भरना सीखा, हमने उसका ट्रेडिंग सीखा। तो वी विल कम टू अ सिविलाइजेशनल टाइप ऑफ थिंग्स जो कि स्टार्ट होने वाला था चारकोलिथिक एज से, और दिस वाज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग evolutionary thing happened to human history. Chalcolithic, Chalco plus lithic, that was copper plus stone age. Okay, हड़प्पन कल्चर भी इसका एक पार्ट बताया जाता है। और चाल्कोलिथिक एज जो था वो कॉरस्पॉन्ड करता था फार्मिंग कम्युनिटीज ऑफ कायात, आहार, मालवा और जॉर्वे, जो कि हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेंगे। इनका इवोल्यूशन अब जैसा बताया एक सेटल्ड और कम्युनिटी लाइफ शुरू हो गई थी। क्रॉप्स जो अब हो रहे थे वो पहले जितना होता था उससे काफी बढ़ चुका था। अब बार्ली, व्हीट, लेंटिल, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट, ग्रीन पी, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम एंड कॉटन। कॉटन फर्स्ट टाइम जो इंडिया में मेल हुआ जो पाया जाता है, इसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट नाउ वी इवॉल्व। हड़प्पन कल्चर में हमारे पास इतना कुछ होता था, बार्ले, व्हीट, लेंटिल, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट, ये सब कुछ हम लोग जो है प्रोड्यूस करते थे। राइस एंड फिश, वी आर ऑल्सो यूज एज फिश। ओके, और वो लोग अनअवेयर किस किस चीज के थे, तो आयरन, हॉर्स एंड स्क्रिप्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। चाल्कोलिथिक एज वाले किस चीज से अनअवेयर थे, मेटल्स में सिर्फ वो कॉपर जानते थे, बाकी आयरन, हॉर्स, इन चीजों का कॉन्सेप्ट अभी, और स्क्रिप्ट उन्होंने नहीं जाना था। ठीक है, अर्ली टूल्स कौन कौन सा यूज हो रहा था, नाइफ्स, एक्सेस, फिशिंग हुक्स, चिजल्स, पिन्स। नॉर्मली काफी अब एडवांस टाइप के टूल्स, मोर शार्पेंड टूल्स यूज होने लगे। अब टेराकोटा के इमेजेस जैसे मदर गॉडेस के इमेज रिपोर्ट होते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, प्लेट्स आपको दिखेगा। तो अब वो लोग श्रृंगार उंगार भी करने लगे, अब वो लोग एक सोसाइटी बसा लिए, एक दूसरे को इम्प्रेस करना स्टार्ट हो गया, श्रृंगार पानी ये सब कुछ शुरू हो गया। डेट्स जो होते थे पहले वैसे ही उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था, जानवर वो खा लेते थे, नाउ डेट्स को जो है प्यूरिट करने लगे अंश में। तो दिस थिंग्स हैपेंड। क्राफ्ट्स एंड पॉट्स भी जो है काफी इवोल्व किया, वीवर्स पाए गए, पानी कॉपर स्मिथ मिलने लगे, कॉपर स्मिथ का जॉब शुरू हो गया, वीवर्स का जॉब शुरू हो गया, लोग ठीक से रहने लगे। तो फ्रॉम हड़प्पन सिविल हड़प्पन वी सी द इस्टेब्लिशमेंट और स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। हमारा साइट्स जहाँ पे हम लोग को चालकोलिथिक एज के बारे में मिलता है, तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान साइड में, एमपी साइड में, वेस्टर्न पार्ट के, और महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में पाया जाता है। ब्रोंज और कॉपर के ऑब्जेक्ट टेराकोटा के फिगरिंग पयमपल्ली में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, नव नवडाटोली, जोरवे, दाइमाबाद, आहर बनास, मालवा, सोनगढ़, नासिक, कौशाम्बी। ये नॉर्मली आप देखोगे तो घुमा फिरा के ये इस एरिया में ही पाए जाएंगे, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र और साउथ एंड ईस्ट इंडिया,
लगभग लगभग तो वेस्टर्न पार्ट में, मेनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, जहाँ पे हड़प्पन वगैरह का भी हम लोग ये देखते हैं। जो हाँ, चालकोलिथिक पे एज के बारे में हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग कल्चर इसको कुछ बोला गया है। तो आहार कल्चर कुछ राजस्थान के कल्चर है उनको बोला गया। कायात कल्चर चंबल एरिया का जो एमपी वाला एरिया है उसको बोला गया। मालवा कल्चर मारवा एरिया जो गुजरात वगैरह का है उसको बोला गया। सवालदा कल्चर जो है वो महाराष्ट्र का जो धूलिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक कल्चर था उसके नाम पे हुआ। और प्रभास और रंगपुर कल्चर जो है वो वहाँ पे हड़प्पा कल्चर से ही डिराइव्ड है, लेकिन वो जो है वहां से पॉटरी के बेसिस पे कल्चर का नाम दिया गया। इसके बाद जो शुरू होता है वो होता है आयरन एज, और उसके बाद फिर वैदिक पीरियड। एंड दिस वे वी विल कंटिन्यू टू हिस्ट्री। आयरन एज बेसिकली चालकोलिथिक एज के बाद आता है, और यहीं पे हमारे वेदास वगैरह जितने चीज जो रेफर करते हैं हम लोग, यहाँ पे से ही वेदास का निर्माण शुरू होता है आयरन एज से। और फ्रॉम हेयर ऑन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, and that is chapter number 2, Harappan civilization, in the next video. Till then, thank you. Do like, subscribe, and share this video if you like, or try to revise from these videos as many times as possible, क्योंकि मैं थोड़ा तेज बनाऊंगा ताकि एक दो बार आप देख लेते हो तो नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करने के लिए जाते हो तो आप पीछे 2x स्पीड पे 3x स्पीड पे जितनी ज़्यादा स्पीड पे आप चाहो तो देख भी लो। और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है इसमें। तो प्लीज़ फॉलो। और मैं धीरे धीरे सारे वीडियोस डाल दूंगा एक सप्ताह में। तो दिस विल कवर योर ऑलमोस्ट एंशियंट हिस्ट्री को अच्छे तरीके से कवर कर दी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।